Fascinating Saturn. शनि मंद, वृद्ध, पांव, सेवा, ध्यान, एकाग्रता, एकांतता, अवसाद, डिप्रेशन। इन सब शब्दों से शनि के बारे में, शनि महाराज के बारे में पता चलता है। न्याय, अर्थात कर्मफल, प्रदाता। अच्छा किया अच्छा, खराब किया खराब, आयु, अस्तित्व। आयु क्या है, अस्तित्व क्या है, ये सब शनि के ही रूप देखने को मिले हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य महाराज के प्रताप, ताप, जो संजना थी विश्वकर्मा पुत्री, वो सहन नहीं कर पाई तो उन्होंने एक प्रतिरूप बनाया और स्वर्णा उसका नाम दिया। कुछ जगहों से छाया भी कहा गया है, ऐसा पुस्तक में लिखा है। तो अपना ताप सहन ना करने की क्षमता के कारण से अपनी एक प्रतिछाया बनाई, स्वर्णा छाया, और अपने स्थान पे छोड़ के चली गई सूर्य के साथ। जहां से सूर्य, स्वर्णा, संज्ञा, छाया, कई नाम दिए गए हैं। उससे 3 संतानों की उत्पत्ति होती है, यम, यमुना, शनिश्चर।
कुछ स्थानों पे इनके और भी दो भाई बहन कहे गए हैं। एक चित्रगुप्त कहे हैं शायद, और एक मेरे संज्ञान में नहीं आ रहा। ऐसे करके एक जगह है, लेकिन मुख्यतः यम यमुना शनिश्चरा, अर्थात शनि महाराज। अब जब शनि का जन्म हुआ, तो जो सूर्य थे, उन्हें धीरे धीरे ये आभास हुआ कि ये मेरी स्वयं की पत्नी से उत्पन्न संतान नहीं है। तो मन में एक भाव प्रकट हो गया कि ये मेरी संतान नहीं है। इसी कारण से इनसे विरक्ति शुरू हुई। और चूंकि शनि सबसे बड़े थे, अनुज अग्रज, तो इनको इस बात का ज्यादा आभास हुआ कि पिता जो पहली पत्नी के बच्चों से, अर्थात जो अन्य भाई बहनों से, यम यमुना शनिश्चराय से इतर जो अन्य भाई बहन थे, उन्हें अधिक प्यार, स्नेह और हमसे कम करते हैं। तो यहां से पिता पुत्र में विरोध उत्पन्न होता है। विरोध उत्पन्न होने के कारण से ऐसा भी कहा जाता है कि शनि एक बार अपना घर छोड़ के पांव पटक कर घर छोड़ के चले गए। तो पांव पटका तो पांव के रोग भी है, कहा जाता है घर के अंदर पैर पटक के नहीं जाना चाहिए। तो पांव के रोग भी शनि की पीड़ा के बारे में कहते हैं। आयु बीती शनि की यौवन अवस्था में, क्योंकि पहले से ही जीवन में कड़वे अनुभव, कटु अनुभव रहे, तो ध्यान की तरफ, किसी भी रोग का जो सबसे उचित उपचार है वो ध्यान है। तो ध्यान की तरफ उन्होंने मुड़ना शुरू किया। अब ध्यान क्या है? एकाग्रता, अंतरता, ठहराव, स्थिरता। तो इसीलिए कारण से शनि स्थिर, सबसे ज्यादा स्थिर ग्रह है। और 2, 5, 8, 11 राशियों में सबसे स्थिर ही 11 राशि है। जैसे कि हर राशि अपने उच्च स्तर पे बढ़ती है, अर्थात अग्नि तत्व राशि 1, 5, 9। तो एक में जो अग्नि है वो एक प्रकार से अंधी अग्नि है।
ऊर्जा। ये तो पता है कि अग्नि है, लेकिन ये नहीं पता कि उद्देश्य क्या है। 5 में राज्य प्राप्ति है। 9 में धर्म स्थापना है। 2, 6, 10। 2 में परिवार, 6 में सेवा और 10 में कर्म। इसी प्रकार से जो स्थिर राशियां हैं और चर राशियां, 1, 4, 7, 10। द्विस्वभाव 3, 6, 9, 12 और स्थिर 2, 5, 8, 11। हर राशि अपने उच्चतम स्तर पे बढ़ती है। जैसे हमने कहा कि 9 राशि धर्म स्थापना की है, उसी प्रकार से चर राशियों में जो 10वीं राशि है वो कर्म के लिए, पद के लिए है। मतलब इसकी जो मूवमेंट है वो कार्य के लिए है। द्विस्वभाव में जब व्यक्ति अपने आप को बदलता है तो किस प्रकार से बदलता है, तो 12वीं राशि जो है मोक्ष की अंतिम क्षण की राशि है, अंतिम हिस्से की राशि है। तो अपने कर्म सुधार के दोबारा से नए जीवन चक्र में प्रवेश करने के लिए सिखाया है। एक मछली का पूंछ दूसरी मछली के पूंछ में। तो स्थिरता शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ से, और उस कुंभ के कारण से मोस्ट फिक्स साइन, ये अध्यात्म है और ये दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र का फिलॉसफी। तो जब शनि का यौवन आया तो विवाह किया उनका। तो जो विवाह में उनकी जीवन साथी थी, भारतीय विवाह पद्धति पढ़ेंगे यदि आप, कानून के भीतर, विधि के भीतर, भारत उसको क्या कहते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट। उसमें विवाह के लिए या विवाह की जो डेफिनेशन मतलब उसकी संज्ञा, डेफिनेशन कि विवाह क्या है, तो उसमें कहा है कि परिवार बढ़ाना, एक दूसरे के प्रति उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना, मानसिक शारीरिक, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो इसीलिए ये कहां से लिया है, शास्त्रों से ही लिया गया है। तो इसका अर्थ है पति का धर्म, पत्नी का धर्म क्या है, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से एक दूसरे की इच्छा पूर्ति करना, अर्थात दोनों की। मानसिक रूप से, यदि एक मानसिक रूप से कहीं कमजोर है, उसको किसी प्रकार की मानसिक सहायता की आवश्यकता है, तो एक दूसरा व्यक्ति उसे दे, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए। आर्थिक रूप से
अर्थात यदि जीवन साथी ने उसकी आय कम है तो उसके दूसरे साथी को उसी हिसाब से व्यय करना चाहिए। समय आने पे एक दूसरे के लिए आर्थिक रूप से जो जोड़ा हुआ पैसा है उसका प्रयोग करना चाहिए। सामाजिक रूप से जब जीवन साथी के साथ खड़ा होना है उससे दृढ़ रूप से खड़ा रहे। आपके विरोधाभास अपने घर में रहें किसी प्रकार के हैं तो अच्छा है, बाहर नहीं होने चाहिए। और शारीरिक रूप से अर्थात इसको प्रणय संबंध बोला है, जिससे कि किसी भी प्रकार का अनजाने में एक दूसरे पे चारित्रिक दोष ना लगे, अर्थात दोनों अपने आप में संपूर्ण है, खुश हैं, इसीलिए विवाह किया जाता है। मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक। अब चूंकि शनि महाराज कहते हैं किसी के बाल्यकाल में यदि घटनाएं घटती हैं तो धीरे धीरे वो उसके जीवन में बनी रहती हैं, तो उन्होंने देखा कि पिता हमारे साथ स्नेह कम करते हैं, इस कारण से वैराग्य का भाव था उनके अंदर, और वैराग्य के भाव के कारण वो ध्यान में अधिक रहने लग गए। और ऐसा शास्त्र में लिखा है कि वो कृष्ण उपासक थे। तो ध्यान में बैठे हुए थे। जब वो ध्यान में बैठे हुए थे तो जो जीवन साथी थी उसके बारे में कहा जाता है वो प्रणय की इच्छा से ऋतुस्राव के उपरांत उनसे मिलने गई। अब शनि तो शनि है, वो ध्यान में थे पूरी तरीके से, और उन्होंने देखा ही नहीं उसकी तरफ। जब देखा नहीं तो एक जीवन साथी की जो अपने जीवन साथी से इच्छा थी वो बिगड़ी, और बिगड़ने के कारण से उन्होंने भी उनको अनजाने में ही श्राप दे दिया कि जब आप देखना ही नहीं चाहते तो जिसे देखोगे उसका ही हानि होगी। जब ध्यान से उठे तो पता लगा कि ये तो घटित हो गया। इसी कारण से अधो दृष्टि, नीचे झुक के देखना, ये भी शनि का ही एक हुआ है। तो यहां से एक और चीज देखने को मिली कि जो ध्यान है, निरंतरता है, वो भी शनि का ही एक गुण है। और बिना मतलब के दोष लग जाना, ये भी शनि का ही एक गुण है। मतलब जो कार्य किया भी नहीं है उसका दोष भी नहीं पे लग गया। इसी के बाद एक और कथा बनती है। जब श्री गणेश महाराज का जन्म हुआ, वो आप सबने सुना ही होगा, तो सभी विभूतियां उसमें आई और सबको कहा गया। राजश्री, इसको म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी ठीक है। तो जब सभी विभूतियां उसमें आई तो शनि को आशीर्वाद देने के लिए कहा गया, और शनि महाराज तो को ये पता था कि मेरी दृष्टि में विकार है, इसीलिए वो ऊपर नहीं देख रहे थे। लेकिन फिर भी देवी पार्वती ने कहा कि तू देख क्यों नहीं रहा, इतना सुंदर पुत्र है। और शनि ने देखा तो भगवान गणेश का सर्व विमुक्त हो गया। दो जगह आता है, एक आ जाता है कि भगवान शिव ने उनका शीश भंग किया था जब वो देवी पार्वती की रक्षा में थे गणेश। और शनि कथा प्रसंग में भी आता है।
मुख्यतः जो कथाएं हैं वो किसी भी ग्रह के कारक तत्वों को समझने के लिए, तो जब अगर इसको भी देखें तो जो कार्य शनि ने किया नहीं और उसके कारण से शनि को दोषारोपण हुआ कि तूने देखा और तेरे देखने के कारण से मेरे पुत्र के शरीर में विकार आ गया, तो बिना मतलब के आरोप ये भी शनि का ही प्रतीक है। और दृष्टि खोट या दृष्टि दोष ये भी शनि का ही कारक तत्व है। अर्थात जन्म पत्रिका में जिस स्थान में दृष्टियां जाएंगी उस स्थान से संबंधित कोई ना कोई कमियां देखी जाती हैं। लग्न में बैठा हुआ शनि तीसरे को, सातवें को, 10वें को पीड़ित कर सकता है। सातवें में बैठा हुआ शनि 9वें को, लग्न को और चौथे को पीड़ित कर सकता है। तो इस प्रकार से इसको देखना चाहिए। अब आते हैं मुख्यतः आज के विषय पे, साढ़े साथी। क्योंकि जीवन साथी ने श्राप दिया, इसी कारण से आलस्य और प्रणय में कमी ये भी शनि के गुण हैं। लेकिन आलस्य का एक सकारात्मक रूप भी है और एक नकारात्मक। सकारात्मक ये, यदि किसी कार्य में लगेंगे तो देर तक काम ही करते रहेंगे, और नकारात्मक है कि काम करना ही पसंद नहीं करते। इसके उपरांत आते हैं आज के विषय पे, साढ़े साथी पे। सर सॉरी टू इंटरप्ट, ये सकारात्मक क्या बताया आपने? पॉजिटिव। नहीं सर, मतलब क्या क्या सकारात्मक होता है तो क्या परिणाम देखते हैं? किसी काम को पूरा करके ही उठते हैं। अच्छा, ओके। फिर आप आज के विषय पे चलते हैं, साढ़े साथी। साढ़े साथी पढ़ने के लिए एक शब्द है, प्रियजन रूठना, प्रियजन छूटना। इसको हमेशा याद रखिएगा, इससे आपकी पूरी साढ़े साथी के परिणाम आपको प्राप्त होंगे। साढ़े साथी पहला है लग्न से या चंद्र से। तो चंद्र से क्यों? हमारे मनोभावों को नियंत्रित करता है। तो प्रतिदिन हमारे अंदर होने वाले बदलाव और ये सब चंद्र है। हमारी दैनिक गतिविधियों के भीतर जो भी चल रहा है वो सब चंद्र है। इसीलिए मुख्यतः साढ़े साथी चंद्रमा से देखनी चाहिए।
हमने लगन में ही चंद्रमा को स्थापित किया। अब 7.5 का अर्थ क्या है? क्योंकि शनि की जो गति है वो 2.5 वर्ष की एक राशि के भीतर है। तो यदि शनि गोचर में, ये ट्रांजिट लिख दिया मैंने, चंद्रमा से 12वें स्थान में, चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा से दूसरे स्थान में गोचर करेगा तो 7.5 का प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा किसी भी राशि में हो, वृषभ में हो, कर्क में हो, तुला में हो, कन्या में हो, किसी भी में हो, साढ़े साती का अर्थ है जो जन्मकालीन चंद्रमा है उससे यदि 12वें स्थान की जो राशि है उसके भीतर शनि का प्रवेश 7.5 लगाता है। तो मान लीजिए यदि आज के समय में अभी कुंभ राशि में शनि का गोचर है, तो मकर वालों को भी 7.5 है। इसी प्रकार से आज हाँ वो अभी बताएंगे। तो आज का जो शनि है वो कुंभ राशि के भीतर है। तो इस समय 7.5 का जो प्रभाव है और शनि का जो गोचर है वर्तमान में, अभी ये बहुत साधारण बता रहे हैं, अभी इसकी व्याख्या भी पूरी नहीं हुई है, अभी चल रही है। तो शनि यदि इस समय कुंभ राशि के भीतर गोचर कर रहे हैं तो 7.5 मकर को भी लगी हुई है और 7.5 हमारी कुंभ को और 7.5 मीन को। मीन से 12वें स्थान में शनि है, मकर से दूसरे स्थान में शनि है और कुंभ के ऊपर शनि है। अर्थात अब ये 7.5 के 3 प्रभाव हैं। इस समय मकर की अंतिम 7.5, अंतिम खंड, क्योंकि जैसे ही शनि इसको पार करके मीन में जाएंगे तो फिर 7.5। तो पहला विचार सीधा सीधा ये है कि 7.5 चंद्रमा से 12वें स्थान में, चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा से अगली राशियों में प्रभाव देती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसका ये है कि जो चंद्रमा से 45 अंश दूरी, चंद्रमा से 45 अंश की दूरी शनि की 7.5 का निर्माण करती है। अब शनि की 7.5 क्या हमेशा दुखद परिणाम ही देती है? क्योंकि ये अवसाद है और इसमें कहा था प्रियजन रूठना और प्रियजन छूटना, अवसाद, डिप्रेशन। और चंद्रमा मन का कारक है। तो आप ये देखिएगा जब भी जो भी चंद्रमा की डिग्रियां हैं, 3 डिग्री 20 मिनट इधर बिल्कुल ऊपर और 3 डिग्री 20 मिनट इधर, अर्थात जो भी चंद्रमा की डिग्रियां हैं, मान लीजिए चंद्रमा 10 डिग्री के हैं और शनि अभी
6 अंश के हैं यहाँ पे। तो जब शनि 6 अंश के होंगे और जैसे ही वो 7 अंश के होंगे तो 7.5 का पूर्ण प्रभाव पत्रिका पे पड़ने लग जाता है। और जब तक शनि 14 अंश के नहीं होंगे, जब तक पूर्ण प्रभाव समाप्त नहीं होगा। तो 7.5 लगना एक बात है और 7.5 का पीक पीरियड दूसरी बात है। तो सबसे पहले ये विचारना चाहिए कि 7.5 पीक पे है, जैसे कहा चंद्रमा से 45 अंश, वो बिल्कुल ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। लेकिन 3 डिग्री 20 मिनट, अब बात आती है 3 डिग्री 20 मिनट ही क्यों, 3 अंश 20 कला ही क्यों, एक नक्षत्र का एक पद है। इसी को और आगे करें तो जिस नक्षत्र में चंद्रमा है उसी नक्षत्र के उसी चरण में, मतलब जिस नक्षत्र में चंद्रमा है, कुंभ राशि में कौन कौन से नक्षत्र हैं? शतभिषा, वायु तत्व राशि, हाँ, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद, अगर मैं सही कह रहा हूं तो यदि चंद्रमा धनिष्ठा में है और धनिष्ठा के जिस भी चरण में है, यदि उसी चरण के भीतर शनि का गोचर है तो 7.5 का बिल्कुल ही पूर्ण प्रभाव मानना चाहिए। अब हम ने उस 3 डिग्री 20 मिनट अर्थात 3 अंश 20 कला के भीतर भी बिल्कुल स्पेसिफाई अर्थात विशेष बिंदु पे आ गए हैं। तो चंद्र नक्षत्र प्रिय चरण, ये और ज्यादा मर्म बिंदु है 7.5 का, अर्थात बिल्कुल 7.5 का पीक पे पहुंचना। तो हमारे पास कितना था, 3 डिग्री पीछे, उसके ऊपर 3 डिग्री का गोचर और 3 डिग्री आगे तक का, 3 दूनी 6 और 3 3 9। किंतु उससे भी अधिक वो 3 डिग्री 20 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात शनि का गोचर उसी चरण उसी नक्षत्र में अगर होगा तो 7.5 बिल्कुल पूर्णता रहेगी। तो शनि यदि एक राशि में 2.5 वर्ष लेते हैं, अर्थात 30 महीने, तो एक अंश चल रहे हैं 30 महीने के अंदर, हर महीना एक अंश चलते हैं केवल। जब वो एक अंश चल रहे हैं तो वहीं पे देखिए कि वो शनि आपका उस 3 डिग्री 20 मिनट के भीतर कब आ रहे हैं। अब यहां से हम 7.5 का एक थोड़ा बड़ा व्यापक रूप लेके पढ़ रहे हैं। इसके उपरांत मकर और कुंभ का चंद्रमा, क्या इनकी 7.5 उसी प्रकार से जिस तरह की 7.5 बाकी राशियों की है? तो इनकी 7.5 कम कष्टकारी होगी। क्यों?
ऐसा तो कोई विरला ही व्यक्ति होगा जो अपने घर की प्रसन्नता को, खुशियों को छीने। क्योंकि शनि न्यायाधिकारी है तो देगा इन राशियों के भीतर भी परिणाम, लेकिन यहाँ पे शिक्षा प्रदाता हो जाता है। यहाँ पे शिक्षा प्रदाता हो जाता है, अर्थात यहाँ पे जब वो 7.5 दे के जाता है तो जीवन में बहुत सारी कुछ सिखा के भी जाता है, जो उसकी सारी जिंदगी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। इसके उपरांत 7.5 है मेष की। मेष की 7.5, ये मैं पीक पॉइंट की बात कर रहा हूं, यदि चंद्रमा मेष में है और शनि भी मेष में से ही गोचर करेगा। यहाँ पे मैं मीन की बात नहीं कर रहा, शनि मीन, क्योंकि मेष की 7.5 मीन में आने से लगेगी और वृषभ में जाने के बाद समाप्त होगी, जब वृषभ को गोचर कर लेगा। तो जब शनि मेष राशि के भीतर गोचर करेंगे जहां चंद्रमा विराजित हो, ये अधिक कष्टकारी है। और इससे भी अधिक कष्टकारी 7.5 वृश्चिक की है। यानी चंद्रमा होंगे वृश्चिक राशि में तो तुला का गोचर और धनु का गोचर और वृश्चिक का गोचर तो है ही, शनि शनि और शनि। तो जब शनि वृश्चिक राशि में चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे, ऐसा देखने को मिला है जितनी मेष की 7.5 जीवन में उठापटक लेके आती है, उतनी ही 7.5 वृश्चिक की लेके आती है, अपितु उससे अधिक ही लेके आती है। तो हमारे पास क्या निकला, शनि चंद्र नक्षत्र और विशेषतः पद से। शनि का गोचर चंद्र नक्षत्र के भीतर तो है ही, लेकिन उसी पद के भीतर है, तो 7.5 बहुत प्रभाव देती है। मकर और कुंभ की 7.5 इतनी कष्टकारी नहीं होती, अपितु शिक्षा प्रदाता होती है। और अध्यापक तो जो शिक्षा देने वाला होता है, कभी कभी लगता ही है कि हमें क्यों कष्ट दे रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा प्रदाता होती है। वृश्चिक की 7.5 यद्यपि वृश्चिक के भीतर विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, 3 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र उसका स्वयं का है, उसके उपरांत भी 7.5 अति कष्टकारी होती है। इसके उपरांत छठे स्थान की 7.5 अर्थात चंद्रमा छठे स्थान में है। 8वें स्थान की 7.5 अर्थात चंद्रमा 8वें स्थान में। 12वें स्थान की 7.5 चंद्रमा 12वें स्थान में। यहाँ राशि नहीं है, मैंने स्थान लिखे हैं, इसमें कोई भी राशि क्यों ना हो कष्टकारी होती है। भले ही तुलाई क्यों ना हो, अर्थात छठे स्थान में तुला है, 8वें स्थान में तुला है, 12वें स्थान में तुला है, तब भी कष्टकारी होती है।
छठे स्थान की साढ़े साती रोग, शत्रु, ऋण। ऋण का अर्थ वो नहीं है, मतलब वो तो है ही कि हमने किसी से पैसा लिया, लेकिन अपनी इच्छाओं से आगे निकल जाना, अपने ऊपर भार ले लेना, वो भी ऋण है। आठवें स्थान की साढ़े साती मृत्यु भय, अस्तित्व का खतरा, स्थान परिवर्तन, ये सब प्रदान करता है। 12वां स्थान गोइंग टू एग्जाइल, मतलब वनवास का जाना, मतलब कमाने जा रहे हैं, जीवन यापन के लिए जा रहे हैं, लेकिन खुश होके नहीं जा रहे। कभी कभी बच्चे विदेश जाते हैं तो खुश होके जाते हैं, हमारी जॉब लगी, हमारा कार्य हुआ, और खुशी से जाते हैं, और कभी कभी थोड़ा मन में कष्ट करके जाते हैं। तो छठे स्थान की, आठवें स्थान की और 12वें स्थान की साढ़े साती कष्टकारी होती है। इन्हीं छठे, आठवें, 12वें में यदि मेष राशि और वृश्चिक राशि हो तो साढ़े साती और थोड़ा सा पीड़ादायक हो सकती है। तीसरा खंड। लगभग अधिकतर ज्योतिषीय ग्रंथों में अष्टवर्गीय बिंदुओं का विचार किया है। जो 25 बिंदु किसी भी घटना को पीड़ित होके झेलना, 28 बिंदु सामान्य, और 28 से ऊपर जितने भी हो जाएं, 30 मान लेते हैं, अच्छे बिंदु कहे गए हैं। चंद्रमा कर्क में हो, मिथुन से शनि का गोचर हो, यहाँ बिंदु हैं 22, कर्क में बिंदु हैं 33, और सिंह में बिंदु हैं 18। तो शनि का गोचर जब साढ़े साती का प्रथम खंड लेके आएगा, थोड़ा परेशान करेगा। जो मध्य खंड है, जिसको सबसे ज्यादा कष्टकारी कहा जाता है साढ़े साती के बारे में, उसके बाद भी वो इतना परेशान नहीं करेगा, और अंतिम खंड फिर जाते जाते खूब परेशान करेगा। तो इस वाली शीट पे हमने ये समझा कि अष्टक वर्गीय बिंदु भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण करते हैं। साढ़े साती और दशा। साढ़े साती के अधिकतम परिणाम वैसे तो साढ़े साती अपने आप में ही एक दशा के रूप में काम करती है, लेकिन साढ़े साती के अधिकतम परिणाम शनि दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, इन सब में और ज्यादा देती है, क्योंकि दशानाथ का गोचर अति महत्वपूर्ण होता है।
शनि का गोचर लग्न से चंद्रमा से 4, 8, 12। चौथा शनि कंटक, अर्थात क्योंकि लग्न में ही सब कुछ छिपा हुआ है, तो चौथा शनि चिंता, ये चंद्र से और लग्न से। 8वां शनि परिवर्तन, अस्तित्व चिंता। 12वां शनि तो वैसे तो ये 7.5 ही है ही, लग्न से तो 7.5 नहीं लगती, किंतु चंद्र से है तो 7.5 का प्रभाव ही है बंधन। सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति कुछ कर नहीं पाए तो वही उसी को बंधन कहा गया है। अपवाद, ग्यारहवें भाव, 7.5 का कोई सा भी खंड हो, 11वां स्थान उसके अशुभ परिणामों को न्यूनतम कर देती है। तो क्या चंद्रमा से भी कर सकती है? चंद्रमा से 11वां, ये देखने से पता लगेगा, ये अनुभव का विषय है। लगन से 11वें के बारे में कहा गया है सर्वलाभा। किंग मेकर, राज्य प्रदाता। शुभ दशा शनि की, मकर लगन हो, कुंभ लगन हो, और चंद्र यहीं बैठा हो और शनि का गोचर हो जाए, राज्य प्रदाता। यहां से गोचर हो जाए वृश्चिक से, चंद्र तुला में हो, राज्य प्रदाता। शुभ स्थानों से गोचर होना चाहिए। अन्य ग्रहों को भी 7.5 लगती है। हाँ, अन्य ग्रहों को भी 7.5 लगती है। सूर्य से, अर्थात सूर्य से 12, सूर्य के ऊपर, सूर्य से दूसरे स्थान में। लेकिन यहाँ पे केवल उस भाव पे गोचर करना चाहिए जहां पे ग्रह बैठा हुआ है। तो यदि सूर्य के ऊपर से शनि गोचर करेगा, राज विरोध। मंगल के ऊपर से गोचर करेगा, विध्वंस। चंद्र के ऊपर से तो 7.5 का सारा प्रभाव ही पड़ लिया। बुध के ऊपर से गोचर करेगा, ठग विद्या।
बृहस्पति से गोचर करेगा। धर्म, कर्म, मुझे क्या करना है, धर्म क्या है और वो उसको मुझे पूरा करना है। वो शुक्र के ऊपर से गोचर करेगा। स्त्री लांछन, अटपटा, यौनाचार। शनि अपने ऊपर से ही गोचर करेगा। अधिक भार। राहु के ऊपर से गोचर करेगा। वृद्धों को कष्ट। और अपने निर्णय से स्वयं हानि। तो इस प्रकार से हमने शनि और शनि की साढ़े साती के बारे में विचार किया। तो शनि है क्या? मंद ग्रह है, वृद्ध ग्रह है। अर्थात वृद्ध का अर्थ है गहरी सोच रखने वाला। पांव के रोग देने वाला ग्रह है। गैस उत्पन्न करने वाला ग्रह है, लेकिन सेवा देने वाला ग्रह है। ग्राम का मुखिया भी कहा है इसे। शशि योग में सम्मिलित होता ना। एकाग्रता देता है, आइसोलेशन भी देता है, एकांतवास भी देता है, डिप्रेशन भी देता है, और जो आपने कार्य कर लिए उनके फलों को प्रदान करता है। कर्म फल प्रदाता। आयु देता है। आयु की गुणवत्ता उसके ऊपर निर्भर करती है कि शनि पत्रिका में बैठा कैसे। शनि हमारे अस्तित्व को, भौतिकता को, पूर्वजों को, पैतृक संपत्तियों को बताता है। और उसके उपरांत हमने फिर उनका जन्म के बारे में कहा। सूर्य महाराज के ताप को जब संजना विश्वकर्मा की पुत्री थी सह नहीं पाई, तो प्रतिरूप स्वर्णा छाया को उत्पन्न किया और उससे उनको 3 संतान का जन्म हुआ। यम, यमुना, शनिश्चराय। यमुना अर्थात कालिंदी नदी, यम जो धर्मराज है वो, और शनिश्चराय के बारे में। तो उनको पिता से वैराग्य लगने लगा कि पिता मेरे को सहयोग नहीं करते हैं, इसी कारण से जो बिना मतलब के दोष हैं, लांछन है, वो शनि के कारण से लगते हैं। अब ये कहेंगे बिना मतलब के क्यों? क्योंकि कर्मों में कुछ किया होगा तो इस कारण से उसको मिल रहे होते हैं। शनि पिता विरोध कर देता है अपने से, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि बृहस्पति पुत्र कारक है, तो शनि भी एक प्रकार से संतान कारक है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में उसको सूर्य पुत्र कहा गया है। नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम। तो 5वें स्थान को यदि शनि देखता है तो संतान जरूर देता है। ये हो सकता है कि देरी से दे। आज ये लग रहा है हमारे यही सारा कुछ बेच के जाएगा वेंडर। ये भी अपना कर्म ही पूरा कर रहा है। जब वो पांव पटक के अपने पिता से रुष्ट होके चले गए, तो उस कारण से पांव के रोग शनि से आते हैं। तो घर से कभी भी पैर पटक के नहीं जाना चाहिए, गुस्से में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि शनि स्थिरता का और मंद का प्रतीक है। तो फिर राशियों के बारे में बताया कि शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि मोस्ट फिक्स साइन है, लेकिन कुंभ राशि रिक्त राशि भी है। तो इसीलिए ध्यान के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में कुंभ राशि बताती है। कभी कभी कुंभ राशि में जो मुहूर्त का निर्माण नहीं किया जाता, स्थिर लगन होने के बाद भी कुंभ लगन को मुहूर्त के लिए नहीं लिया जाता, क्योंकि रिक्त है, ये ठहराव का प्रतीक है।
कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जिसको संसार के पाप धोने के लिए ज्योतिष शास्त्र में इंगित किया गया है। अभी वर्तमान में जो कुंभ लगा वो इसी का प्रतीक है कि मन में जितने भी कटु भाव है, मैल है, द्वेष है, उनको मिटाने के लिए कुंभ राशि, अर्थात कुंभ लगन के लोग, कुंभ राशि के लोग दूसरों के लिए शिक्षा प्रदाता होते हैं। उच्च कोटि के सन्यासी, उच्च कोटि के दर्शन शास्त्री कुंभ राशि के भीतर जन्म लिए। दूसरी राशि है मकर। अपने काम में निरंतरता से बने रहना, वो मकर का प्रतीक है। तो जो अपने काम को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करते हैं और एक धुन में लगे रहते हैं, और साथ ही साथ अपने गुण को, अपने टैलेंट को सही समय पे प्रयोग करने की प्रतीक्षा देखते हैं, वो मकर है। इसके बाद बताया कि जो उनकी जीवन साथी थी उनसे प्रणय करने के लिए आया, क्योंकि शनि कृष्ण उपासक थे। तो भगवान कृष्ण की भक्ति या कृष्ण के राजश्री जी, आपका माइक ऑन हो रखा है, प्लीज। सॉरी। तो शनि, तो जो कृष्ण की भक्ति के कारण से जो शनि संबंधी दोष है उनका विकार होता है। कृष्ण भक्ति क्या है? कृष्ण भक्ति मूलतः नीति शास्त्र है। जिस भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे, तो इसके कारण से जैसा वातावरण उसी हिसाब से चीजों का प्रयोग करना। यदि शनि जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से अधिक आपके मन पे प्रभाव डाल रहा है, तो लॉर्ड कृष्णा की भक्ति को देखिए। उन्होंने युद्ध भी किया, प्रेम भी किया, नीतियां भी बनाई और नीतियां तोड़ी भी। तो वही कृष्ण का प्रतीक है। और कृष्ण ने ही गीता का उपदेश दिया, अर्थात कर्म के बारे में प्रार्थना करना ही कृष्ण भक्ति है। जब जो पत्नी थी उनसे प्रणय करने के लिए आगे बढ़ी, तो उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया अपने ध्यान के कारण से, तो उस कारण से दोष लगा कि आप जिसको देखोगे उसमें कमी आएगी, आपको उससे नुकसान होगा, आपसे उसको नुकसान होगा। तो शनि की दृष्टि पत्रिका में जिस स्थान पे जाती है, जीवन में उस स्थान में कमियां देखी गई हैं। तो क्या ये गोचर में भी होना चाहिए? स्वाभाविक है, गोचर क्षणिक होता है, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए गोचर में भी हो सकता है। तो यदि कुंभ राशि में आज शनि है, तो कुंभ राशि के विपरीत सिंह राशि पे इस समय गोचर की दृष्टि पड़ रही है, और कुंभ राशि में शनि है तो मेष राशि के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, और कुंभ राशि में यदि शनि है तो वृश्चिक राशि में दृष्टि पड़ रही है। तो इस समय मेष, सिंह और वृश्चिक में भी आंशिक कमी देखी जा सकती है। मूल कमी जन्म पत्रिका में देखी जाएगी, गोचर में थोड़ी सी किंचित कमी आती है। इसके उपरांत पांचवें, उसके ऊपर हमने किया कि साढ़े साती के सकारात्मक और नकारात्मक रूप क्या है, या शनि के सकारात्मक और नकारात्मक रूप क्या है। 3, 7, 10 दृष्टियों की हमने बात कर ली। तो साढ़े साती या शनि का या दशा का सकारात्मक रूप यह है कि अपना काम पूरा करके उठते हैं, कुछ सीखने के लिए, कुछ लर्निंग के लिए सबसे सर्वोत्तम दशा, सर्वोत्तम गोचर है। नकारात्मक यह है कि टाल मटोल बहुत करते हैं, आलस्य बहुत लेके आता है। तो
इसीलिए गीता पाठ करना चाहिए, अर्थात कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके उपरांत हमने छठे शीट पे पढ़ा कि साढ़े साती का डिकोड अर्थात मूल बिंदु क्या है, प्रियजन रूठना, प्रियजन छूटना। तो साढ़े साती के पीक पीरियड में अर्थात चरम अवस्था में कई बार हमारे प्रियजन जिनको हम बहुत पसंद करते हैं वो रूठ के चले जाते हैं, और कई बार वो छूट के भी चले जाते हैं, अर्थात उनकी ईश्वर ना करे आयु भी पूरी हो जाती है। लगन या चंद्र से शनि, तो बताया कि जो चंद्र से शनि का गोचर साढ़े साती के प्रभाव को अधिक देखने को प्राप्त होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारी दैनिक गतिविधियों के बारे में बात करता है। साढ़े साती का चरम बिंदु कब है? चंद्रमा से 3 अंश 20 कला पीछे और चंद्रमा से 3 अंश 20 कला बाद तक साढ़े साती का चरम बिंदु है। तो 10 डिग्री का जो अंतर है, अर्थात 10 महीने का जो प्रभाव है वो सबसे अधिक है साढ़े साती का। और इसके भीतर भी जो 3 डिग्री 20 मिनट का जो प्रभाव है, अर्थात वही नक्षत्र जिसमें चंद्रमा विद्यमान है और उस नक्षत्र में भी वही पद या चरण जिसमें चंद्रमा विद्यमान है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो वो 3 डिग्री, तो 1 डिग्री पार करने में 1 महीना, तो उस हिसाब से 30 डिग्री पार करने में जो है शनि 2.5 वर्ष ले रहे हैं। तो उस हिसाब से हमने निकाल के देखा कि भाई जो मुख्य बिंदु है वो कौन सा है। मकर और कुंभ की साढ़े साती प्रभाव कम देती है, क्योंकि अपने घर को, अपने भाव को कोई खराब नहीं करेगा। किंतु शनि न्यायाधीश है, न्याय प्रदाता है, और मूलतः ये जो कर्म प्रदाता है, जो आपने किया उसको देना। तो इसमें एक प्रकार से मकर और कुंभ में शिक्षा प्रदाता हो जाता है, अर्थात सिखा के जाता है जो जीवन में बहुत काम आता है। उसके बाद हमने किया मेष की साढ़े साती अधिक कष्टकारी होती है और वृश्चिक की साढ़े साती उससे भी अधिक कष्टकारी होती है। इसके उपरांत किया हमने 8वें शीट पे कि छठे स्थान में बैठे हुए चंद्रमा किसी भी राशि में हो, 8वें स्थान में बैठे हुए चंद्रमा किसी भी राशि में हो, और 12वें स्थान में बैठे हुए चंद्रमा किसी भी राशि में हो, इनकी साढ़े साती अधिक कष्ट देगी, और सबसे अधिक 8वें स्थान में बैठी हुई देगी। और मेष लगन के लिए वृश्चिक का ही चंद्रमा हो और अष्टम से ही यदि शनि गोचर करे तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। इसके बाद हमने किया 9वीं शीट पे, 9वें पन्ने पे, 9वें पृष्ठ पे, हो सकता है 8वें स्थान में वृश्चिक का चंद्रमा ही हो, किंतु यदि बिंदु उसमें 40 हो, अष्टक वर्गीय बिंदु, तो भी एक प्रकार का अपवाद है और उससे उसकी बचत करेगा। चंद्रमा के साथ यदि बृहस्पति भी बैठे हों तो साढ़े साती का प्रभाव कम हो जाता है। और चंद्रमा यदि आपकी पत्रिका में या किसी की भी पत्रिका में पक्ष बल में बलवान हो तो भी साढ़े साती का प्रभाव कम हो जाता है। तो 9वीं शीट पे हमने किया कि अष्टक वर्गीय बिंदु, चंद्रमा का पक्ष बल और चंद्रमा के साथ शुभ ग्रह यदि विद्यमान है तो साढ़े साती का प्रभाव उस समय भी कम होने के योग रहेंगे। एवं गोचर वर्ष भी यदि बृहस्पति 8वें स्थान को देखता हो जहां चंद्रमा बैठा और शनि 8वें स्थान से ही गोचर कर रहा है तो भी साढ़े साती का प्रभाव कम कर देगा। शनि दशा का साढ़े साती का अधिकतम परिणाम शनि दशा के भीतर देखने को मिलेगा।
शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा, शनि की प्रत्यंतर दशा में ये और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दशानाथ का गोचर अति महत्वपूर्ण होता है। शनि का गोचर 4, 8, 12 से भी एक प्रकार से कभी कभी कष्ट लेके जाता है। कंटक शनि के बारे में इसमें विचार किया गया, उसमें चौथे और 8वें के लिए विशेष का है। 8वें को ढैया ढैया बोलते हैं इसको, चौथे को कंटक शनि बोलते हैं, तो और 12वें में तो वैसे ही बन जाता है। तो उसका भी, क्योंकि शनि ही एक ऐसा ग्रह है, द फैसिनेटिंग प्लैनेट, अद्भुत अनोखा ग्रह है ये। इसके बाद 12वें पृष्ठ पे हमने किया अपवाद, अर्थात एक्सेप्शंस क्या हैं इसके। 11वां स्थान इसका अपवाद है। 11वें स्थान में यदि चंद्रमा बैठा हो तो 7.5 के परिणाम कम से कम हो जाते हैं। के उपरांत हमने किया कि 7.5 भी क्या राज्य प्रदान कर सकती है, बिल्कुल राज्य प्रदान कर सकती है। शनि पत्रिका में शुभ भावों का स्वामी हो और उसी समय 7.5 शुभ भावों से गोचर करे तो राज्य पद की प्राप्ति होती है। फिर उसके उपरांत किया हमने 14वें नंबर 14 नंबर पृष्ठ पे, क्या अन्य ग्रहों को भी 7.5 लगती है? बिल्कुल लगती है, क्योंकि शनि किसी भी ग्रह के ऊपर से जब गोचर करता है तो उस ग्रह की शक्तियों के भीतर स्थिरता लेके आता है। तो सूर्य के ऊपर से राज्य विरोध, चंद्र के ऊपर से 7.5 हमने पढ़ी ली, मंगल के ऊपर से विध्वंस, बुध के ऊपर से ठग विद्या के द्वारा कमाई या ठग विद्या में परेशान हो जाना, बृहस्पति के ऊपर से धर्म और कर्म का समागम, शुक्र के ऊपर से विपरीत लिंग से लोलुपता बढ़ जाना, मतलब उसके प्रति आकर्षण बढ़ जाना, अटपटा यौनाचार बढ़ जाना, राहु के ऊपर से वृद्धजनों को कष्ट और केतु के ऊपर से भी वृद्धजनों को कष्ट, ये देखा गया है। और शनि अपने ऊपर से यदि स्वयं के ऊपर से गोचर करता है तो व्यक्ति के ऊपर भार, जिम्मेदारियां अधिक बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने 7.5 शनि के बारे में एक विचार किया। शनि के नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, और उत्तर भाद्रपदा। पुष्य के कारण से रवि पुष्य रोग, मतलब ये लाभकारी नक्षत्र है जिसके कारण से विभिन्न शुभ योगों का निर्माण होता है। गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग, पुष्य योग, अनुराधा राधा की सखी, अनुजों से लाभ लेने का योग है। और उत्तर भाद्रपद आपके सुंदर पांव, जो एक पहले पढ़ते हैं उससे लाभ मिलता है और एक जो बाद में पढ़ते हैं उससे लाभ है। तो आपके पांव किसी घर में पड़ते हैं तो उससे बाद में लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये उत्तर भाद्रपद का प्रतीक है। तो ये शनि और शनि के नक्षत्र, शनि के बारे में हमने थोड़ा विचार किया।